जो सिंगल स्टार साहिबान हैं, ब्रिगेडियर एंड अपवर्ड, सिंगल और प्लस, वो तो फारिग हो चुके हैं। उनको तो मतलब यकीन है इस बात का कि अच्छा जी हमारी बारी तो अब नहीं आनी। अच्छा कि क्या कौमी असेंबली आइन साज असेंबली के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है? फर्ज करें कि ये फैसला कर लिया जाए कि हम इसे अब इस्लामी रियासत नहीं चाहते, हम इसे रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो क्या कौमी असेंबली की 2/3 मेजोरिटी ये पास कर सकती? कौमी असेंबली के पास इतनी एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं है कि वो पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत करार दे दे। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन जफर। यह प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ मौजूद है राज अली वाहिद कंवर साहब, सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। ज्वाइन कर रहे हैं हमारी आज की डिस्कशन के लिए। जो एक्ट्स पास हुए हैं 26वीं तरमीम के बाद कौमी असेंबली से, उससे इस मुल्क की तरक्की में क्या फायदा होने वाला है, आज उसको डिस्कस करते हैं। उसमें से एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई, हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई, आईनी बेंच भी तश्कील हो गया जो बहुत लॉन्ग अवेटेड था, जिसके बारे में पीपल्स पार्टी और दीगर जो लोग उसकी प्रमोशन कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत हासिल करना चाहते थे, वो बता रहे थे कि जो 61,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा हैं, अब वो ये आईनी बेंच बनने से बस वो काया पलट जाएगी। देखते हैं कितनी पलटती है वो काया। फिर इसके साथ सर्विसेज चीफ्स जो हैं तीनों आर्म फोर्सेस के, उनकी मुद्दत मुलाजमत यानी जो 3 साल का टेन्योर था उसको 5 साल कर दिया गया है, +5 एंड +5 पॉसिबली, अगर उसके अंदर उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। सो दैट इज वेयर वी आर। राज साहब, पहले जरा ये जो एक्ट्स पास हुए हैं, ये कवानीन पास हुए हैं और जो सर्विसेज एंड प्रोसीजर्स एक्ट के अंदर तब्दीलियां लाई गई हैं, आर्मी एक्ट में तब्दीली लाई गई है, जरा इसके जरा बताइए कि ये क्या सारा सिलसिला है। देखिए, वो एक होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। तो इस वक्त हुआ है बाय वन गेट टू फ्री। वो टू फ्री जो है वो एक एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स की एक्सटेंशन है, जो कि एक्चुअली वी ऑल नो द इंटेंशन बिहाइंड वाज टू मेक श्योर कि जो प्रेजेंट निज़ाम है उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी। उस स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के साथ आर्मी चीफ का टेन्योर जो है वो कर दिया है 5 साल, एक्सटेंडेबल बाय अ फर्दर 5 साल। उसमें उन्होंने एक शिक डाल दी है, वो ये है कि 64 जो सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट की एज है फॉर एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस विल नॉट अप्लाई टू द आर्मी चीफ। नाउ ऑब्वियसली देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर 2 रीजंस। नंबर 1 रीजन तो ऑफ कोर्स ये है कि हमें अंदाजा है कि ये सब किन साहब के लिए हो रहा है और पॉसिबली उनके कहने के लिए, उनकी कहने पे ही हो रहा है। मगर दूसरी तरफ हमें जो चीज नजर आ रही है वो ये है, जो मुझे एटलीस्ट बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव लग रही है, वो एक कानून में एक इस्तेलाह हम इस्तेमाल करते हैं, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की जो प्रिंसिपल है वो ये है कि एक इंसान अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम सर्व करता है एट एनी पोस्ट, ही डीम्स हिमसेल्फ इंटाइटल्ड फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट लेवल। अब वो हम अगर ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें तो 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 के बाद वो स्पेशल चोजन फ्यू जो हैं वो 22 में चले जाते हैं। जो इक्विवेलेंट है फौज के अंदर 22 ग्रेड का, वो एक आर्मी चीफ का होता है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का होता है। बाकी सारे जो हैं वो 21 ग्रेड या उससे नीचे ही होते हैं। नाउ द लॉजिक बीइंग लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कि आप एक सर्टेन टाइम सर्व करते हैं, आप आगे चले जाते हैं। अब अगर आप 10-10 साल का टेन्योर दे देंगे, जो मेरी जहां तक हिस्ट्री का मुताला है, जिया साहब के बाद मुशर्रफ साहब ने एंजॉय किया था इतना लंबा टेन्योर। मतलब 98 में वो चीफ बने, 98 से लेकर इफेक्टिवली 2008 में उन्होंने रिजाइन किया, तो ही वाज चीफ फॉर 10 इयर्स। उस दौरानिए में उनके जो बैचमेट्स हैं वो कब के रिटायर हो चुके थे और नीचे की, बहुत नीचे की लॉट जो है वो अपने आप को एलिजिबल समझ रही थी। 10 साल कोई चीफ अगर अपनी पोजीशन पर रहे तो फिर इसका मतलब है कि वो इस वक्त जो लोग ब्रिगेडियर लेवल पे हैं या मेजर जनरल पे हैं वो तो अर्ली रिटायरमेंट, मतलब एब्सोल्युटली। आप देखिए ना, अगर आपको तारा लग गया है, हो गया जहां पे
जी बिल्कुल, जो सिंगल स्टार साहिबान हैं, ब्रिगेडियर एंड अपवर्ड, सिंगल और प्लस, वो तो फारिग हो चुके हैं। उनको तो मतलब यकीन है इस बात का कि अच्छा जी हमारी बारी तो अब नहीं आनी। अच्छा नथिंग टू लुक, यस एब्सोल्युटली, देखिए इससे इससे रिजेंटमेंट बहुत बढ़ेगी और मतलब जहां तक मेरा अंदाजा है, आई एम श्योर दी फोर्सेस इन देमसेल्व्स विल बी इंट्रोस्पेक्टिंग कि क्या ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। 10 साल बड़ा टेन्योर होता है। और आप इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल, इफ इस ऑफिसर इज कमिंग इनटू द पोस्ट एट 58 57, to have him serve till 67 68, do you want an army chief to be that old? Because at the end of the day, आप जरा थोड़ा सा हमें थोड़ा सा 100-150 साल पीछे जाना पड़ेगा। जो गोरे की ओरिएंट की तरफ पॉलिसी थी, उसमें कभी किसी अफसर को वो 55 से ऊपर नहीं होने देते थे। वो एडवर्ड सईद की किताब है, बहुत अच्छी, वो लेबनीज राइटर थे, ओरिएंटलिज्म, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि गोरा साहब जो है वो इंपीरियल अफसर को कभी 55 क्रॉस ही नहीं करने देता था। फॉर द सिंपल रीजन दैट द लीडरशिप शुड लुक यंग, शुड लुक वाइब्रेंट, शुड लुक लाइक इट कैन डू समथिंग। उसकी वजह ये है कि एक इंसान को आप कहते हैं कि जनाब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उसी इंसान को आप फिर कहते हैं कि जनाब मगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करें। नाउ इज दिस नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स कि क्या आपको वो इंसान, उसकी ग्रिप ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उस लेवल की नहीं लगती? आपको एक फॉरेन ग्रेजुएट इंसान जिसने अपनी प्रैक्टिस इतने अरसे तक चलाई, वो इस काबिल नहीं लगता। बट एक जज जिसकी टोटल क्लेम टू फेम जो है वो ये है कि वो ये फैसला कर देता है कि भले सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट हो, भले आर्टिकल 189 में लिखा है कि वो इस मुल्क में हर पत्ते के ऊपर भी वाजिब उल हुक्म है, और वो कहे कि नहीं, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, मेरा और एक और साहब का, इसलिए आप इस फैसले पे अमल दरामद करना आप पे वाजिब ही नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरा सवाल ये है कि जब आइन का बुनियादी ढांचा हमने चेंज करना हो या आइन की शक्ल चेंज करनी हो, बुनियादी जो उसके फंडामेंटल्स हैं उसे चेंज करना हो, तो क्या कौमी असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से वो कर सकती है? क्योंकि ये आइन तश्कील कौमी असेंबली ने नहीं दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये आइन बनाया था। यानी जो उस वक्त 1972 में जो असेंबली वजूद में आई थी इलेक्शन के बाद, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर्स दी गई थी। तो मैं समझना दो चीजें चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्या उसमें सूबाई असेंबलियों की भी रिप्रेजेंटेशन होती है? इट इज नॉट जस्ट द कौमी असेंबली, खाली नेशनल असेंबली नहीं होती वो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनती है? और सवाल नंबर 2 है कि क्या कौमी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम कर सकती है जैसे ये कर दिया 26वीं आर्मी रनिंग करती है? दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 73 की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले 72 की इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन थी। 72 की इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए आई थी क्योंकि 90 डेज के अंदर इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आना था। उससे पहले एक 52 की कॉन्स्टिट्यूशन होती थी जो कि मार्शल लॉ में आई थी। उससे पहले 56 की कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये समझें कि 56 की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी ब्यूरोक्रेट्स, 62 की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी मार्शल लॉ के दरमियान अयूब साहब के दौर के अंदर। 72 की कॉन्स्टिट्यूशन वो पहली इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन थी जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस ने बनाई थी, जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट थी। प्रोविंशियल असेंबली का सिर्फ इतना रोल होता है कि वो सेनेट को इलेक्ट करती है, सेनेट के लोगों को, उससे ज्यादा नहीं होता। The reason why we refer to it as the Constituent Assembly is because उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गए, वहां बांग्लादेश बन गया, यहाँ पाकिस्तान बन गया। उस पाकिस्तान की वो पहली असेंबली थी। यानी इसको इस तरह समझें कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस असेंबली को एम्पावर कौन करता है, वो क्या प्रोसीजर है टू एम्पावर अ कौमी असेंबली इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? उस वक्त इलेक्शन से पहले याहिया खान साहब ने एक मार्शल लॉ ऑर्डर निकाला था जिसके तहत ये तय हुआ था कि इलेक्शन कराए जाएंगे और फौज से हुकूमत जो है वो अवाम के नुमाइंदगान को दी जाएगी। और उसमें ये तय पाया गया था कि वो जो असेंबली होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वो आइन बनाएगी, आइन को तख्लीक करेगी। यानी कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन वो उस असेंबली का मैंडेट ये था कि इसे कॉन्स्टिट्यूएंट तौर पे इलेक्ट किया जाएगा
not Yes. just Qawmi Assembly. Okay, this Absolutely. brings वो clarity. this is the greatest important reason because देखिए उसके बाद से जो अभी इस वक्त जो लोग नाकिद हैं इस तरामीम के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपके मंशूर में तो ये बात थी ही नहीं कि आप ये करने जाएंगे। अगर जी। आपको इलेक्ट इस मैंडेट के साथ किया जाता कि आपने जाके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बेसिक लेवल की तब्दीलियां लानी है जिसके बाद अदलिया इफेक्टिवली जो है वो एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेचर के ताबे हो जाएगी, तो एक अलग बात थी। आपका तो मैंडेट ये था ही नहीं जो आप करने जा रहे हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक चीज तो ये सवाल आता है यहीं पे कि क्या कौमी असेंबली आइन साज असेंबली के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है? देखिए आईनी तरमीम जो है वो असेंबली जरूर कर सकती है, मगर उसके कुछ बुनियादी तरीके होते हैं। देयर आर सम रूल्स व्हिच आर नॉट रिटन, दे आर मॉरल। फॉर एग्जाम्पल आप याद करें 18वीं तरमीम आई थी, 18वीं तरमीम के लिए पूरा साल बहस होती रही, पूरा साल कंसेंसस बिल्ड किया गया, लोगों को एतमाद में लिया गया, पीपल वर वेल अवेयर कि क्या होने जा रहा है। ये जो तरमीम आई है इसको तो पहले उन्होंने रात को ट्राई किया, संडे को वो नहीं चली, उसके 3 हफ्ते बाद जो है सॉरी 6 हफ्ते बाद दोबारा ट्राई किया और वो कामयाब हो गए। क्वेश्चन, अब मुझे आपसे एक हार्ड क्वेश्चन करने दें। एक बयानिया बना कि कौमी असेंबली कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी तरमीम कर सकती है। फर्ज करें कि ये फैसला कर लिया जाए किसी भी आला हल्के के अंदर कि हम इसे अब इस्लामी रियासत नहीं चाहते, हम इसे रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इट शुड नॉट बी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इट शुड बी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी जी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। हम एक मजहबी रियासत से एक सेकुलर रियासत की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या कौमी असेंबली की 2/3 मेजोरिटी ये पास कर सकती है और ये हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं कर सकती, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वायलेट कर रहा है। ये आर्टिकल 2A को वायलेट कर रहा है और आर्टिकल 8 को वायलेट कर रहा है। लॉज इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का जो केस है 2015 का, वो इसी पॉइंट के ऊपर है। उसमें फुल कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट का बैठा हुआ, जिन्होंने कहा था कि हम तरमीम का जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं, ख्वाह वो कोई भी तरमीम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 239, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज मेंशन्ड। बुनियादी मकसद इसी पॉइंट को रेज करना था कि इस कौमी असेंबली के पास इतनी एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं है कि वो पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत करार दे दे। फॉर एग्जांपल किसी भी असेंबली के पास ये नहीं है मैंडेट, जब तक रेफरेंडम करा के या कम से कम 2/3 नहीं, पूरी की पूरी असेंबली अगर वोट करती है। कि याद करें कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन पास की थी विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नहीं सर, 100% वोटिंग से पास हुई थी वो। कंप्लीट कंसेंसस था एक एक मेंबर का, बारिंग शायद वन ऑड एक्सेप्शन फ्रॉम बलूचिस्तान। काजी फायजा साहब की जो चाची हैं शायद उन्होंने इसमें वो जो है एब्सटेन किया था, उसके अलावा बाकी सब ने, जेनिफर मूसा की बात कर रहा हूं मैं, उसके अलावा बाकी सब पूरे कंसेंसस से वो चीज पास हुई। एग्जैक्टली तो ये हमारे देखने वालों के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन कि अगर फर्ज करें हम मफरूजों की बात कर रहे हैं, टू एलैबोरेट अ पॉइंट हियर, हम अपने कोई ख्यालात का इजहार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पॉइंट को एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्ज करें कि पाकिस्तान का आइन तब्दील करना हो तो उसके लिए एक रेफरेंडम कराना पड़ेगा, बिल्कुल, या पाकिस्तान का नाम तब्दील करना हो फॉर एग्जांपल, बिल्कुल, या किसी रेफरेंडम कराना पड़ेगा। उस रेफरेंडम के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में आएगी, फिर वो असेंबली पूरा आइन नया तैयार करके यूनानिमसली 100% वोट से वो आइन अप्रूव करेगी। एब्सोल्युटली सर, ऐसा ही होगा सर, एब्सोल्युटली सर। इट इज नॉट एज सिंपल। तो इससे ये प्रूव हो रहा है इस डिस्कशन से, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इसको इतना अच्छा मेरा साथ दिया इस पॉइंट को रेज कर एलैबोरेट करने में, कि ये जो बयानिया बनाया गया कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी दिस कौमी असेंबली, ये कौमी असेंबली सुप्रीम है, दैट इज नॉट ट्रू, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। देखिए मैं आपको वैसे क्लियर कर देता हूं, मैं आपको दो चीजें समझाऊं। प्रूफ करने में इसमें आई बीन सक्सेसफुल इन रेजिंग दिस पॉइंट इफेक्टिवली।
जी, एब्सोल्युटली यू आर। देखिए, देयर आर टू रीजंस व्हाई आई सेड व्हाट आई सेड। नंबर 1, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन आउस्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर 239 सेज कि वो किसी आईनी तरमीम को चेक नहीं कर सकती, उसके लिए मैंडेटरीली तो जरूरी होगा कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हो, जो रेफरेंडम से साबित होगा, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी 100% आपने अगर वोट ले लिए हैं या 98% ले लिए हैं, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी भाई हम क्या कर सकते हैं, पूरी कौम ही उस तरफ खड़ी है। नंबर जी 1। नंबर 2, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिन ममालिक में तहरीरी तौर पे आइन लिखा होता है वहां पार्लियामान सुप्रीम नहीं होती जी, वहां आइन सुप्रीम होता है। ये बर्तानिया की मिसाल दे रहे होते हैं। बर्तानिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो लेजिस्लेट कर सकते हैं कल को कि जितने साउथ एशियंस हैं उनको हम सिटीजनशिप उनकी सीज कर रहे हैं, और नो अदालत इज गोइंग टू चेक इट। वो सिर्फ ये कह देंगे जी फंडामेंटल राइट्स के लिए ये वॉइड है वगैरह वगैरह। आप वो तो है, अमेरिका में नहीं कर सकते ये काम। वो तो राज साहब एथिकल क्वेश्चन आ गया ना फंडामेंटल राइट्स का। जी जी बट जी। उनके पास मैंडेट है ये करने का, हमारी यस असेंबली के पास मैंडेट ही नहीं है ये करने का। यस यस तो ये एब्सोल्युटली। जो इन्होंने ट्राइकोटोमी ऑफ पावर को डिस्टर्ब किया है और ये सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के अंडर ले आए हैं, ये इन्होंने अपने मैंडेट से बाहर जाके प्ले किया है। इज दैट मैंडेट से करेक्ट? तजावुज किया है। एक देखिए, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसकी अपनी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है, जिस तरीके से तरमीम की गई है, जिस तरह लोगों को अगवा किया गया है, उनके घर वालों को उठाया गया है, जिस तरह वोटिंग करवाई गई है, तो देखिए अगर ये किसी भी तौर किसी भी जमाने में ये चीज हिस्ट्री तो माफ नहीं करती, ये तो तय है, मगर कोई भी आजाद अदालत अगर इसके ऊपर एडजुडिकेट करेगी तो वो यही होल्ड करेगी जी कि जनाब यू डिड नॉट हैव द पावर एंड यू डिड नॉट फॉलो द प्रॉपर मैकेनिज्म। पर्सन स्पेसिफिक आपने ये किया ताकि आप शाह साहब को आउस्ट कर सकें। ये मैलिफाइड लेजिस्लेशन में सुनने में लगता है। ये जो सवालात हमने रेज किए हैं, ये जब रिव्यू के लिए जाएगी ये आईनी तरमीम जिस जो भी आपने बेंच बना लिया, मेरा उससे मेरे लिए सब मोजेस ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें वो चले, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट छोड़ दीजिए, जिस भी आईनी बेंच के पास चला जाए। आप समझते हैं कि ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं ये लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं, वहां पे आर्ग्यू करने के लिए टू डिटरमिन द मैंडेट ऑफ द नेशनल असेंबली के ये उन्होंने जो किया है। देखिए मतलब आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल, दीज विल बी वेरी वैलिड ग्राउंड्स दैट आर गोइंग टू बी रेज्ड जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको देखता है या जो भी उसको देखता है। ये सवाल भी उठेगा कि क्या जब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट फुल कोर्ट ने दी थी तो ये 7 मेंबर या 5 मेंबर या 3 मेंबर बेंच क्या ये इसको एडजुडिकेट कर भी सकता है, नहीं कर सकता। वो सारी चीजें हम एक जगह पे छोड़ देते हैं। जो मैंडेट है इस गवर्नमेंट का या इस पार्लियामेंट का, वो क्या ये है भी कि वो अमेंडमेंट इस तरह की ले आए बगैर डिस्कशन किए, बगैर कंसेंसस लिए। And the way in which it has been formed. जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पॉलिटिकल साइड छोड़ देते हैं, लेकिन एज इट इज जैसे जिस सूरत में भी ये असेंबली मौजूद है उसकी लेजिटिमेसी है कि नहीं, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कुछ सवाल अलग रखते हैं, लेकिन क्या एनी कौमी असेंबली जिसमें अवाम की वो पूरी हिमायत भी शामिल हो, उसके पास भी ये मैंडेट नहीं है कि वो आइन का फंडामेंटल चेंज कर दे, जैसे पाकिस्तान का नाम बदल दे फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम बदल के अब फॉर एग्जाम्पल ये तय कर दे कि पाकिस्तान की टेरिटरीज है ही नहीं, हम एक्सीड कर रहे हैं इंडिया को। अब ये फॉर एग्जाम्पल कि हम हिंदुस्तान में दोबारा मर्ज हो रहे हैं, क्या कोई असेंबली ये कर सकती है? ये दिस इज एब्सोल्युटली अबसर्ड। देखिए ये तो एक तयशुदा चीज है कि whatever amendment has to take place has to be within the confines of the constitution. The constitution says कि जनाब ये आपके 4 सूबे हैं, उसके अलावा ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये कश्मीर है, ये इस्लामाबाद है। इट सेज कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इट सेज कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आइन का हिस्सा है। इसमें छेड़छाड़। Will it be wrong to say कि ये जो बयानिया बनाया गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, this is totally rubbish? Absolutely जी, I am absolutely of this point. Unfortunately मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ जिसने बर्तानिया में कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा था, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरी तालीम के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पाकिस्तान में आइन सुप्रीम, फंडामेंटल राइट्स और उसका बेसिक हिस्सा है, उससे छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती।
बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आज की डिस्कशन को हम यही रखते हैं। वो जो हमने ट्रम्प साहब वाली जो पॉलिटिकल साइड ऑफ दिस होल स्टोरी है, वी कैन कीप इट फॉर अनदर डे। देखते हैं वहां पे क्या डेवलपमेंट होती है, फिर उसको आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों को देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।